हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर के सिंह। तो दोस्तों हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 2 एंड जो पहला यूनिट है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इस यूनिट को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। एंड लास्ट जो क्लास था वहाँ पे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेव को जो है कंप्लीट कर लिए हैं। तो मोटा मोटी हम लोग ये कह सकते हैं वेव के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने जानकारी हासिल कर ली है, क्योंकि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किए हैं। वेव किसे कहता है, व्हाट इज़ वेव, फिर उसके बाद वेव के क्या क्या फंक्शन है एंड वेव के जितने भी छोटे छोटे पैरामीटर्स थे सबको समझ लिए हैं, उनके बीच में क्या क्या रिलेशन है हम लोगों ने देख लिया। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ वेव कितने हैं, सभी टाइप्स को हम लोगों ने अलग अलग करके जो है सीखे हैं। मतलब वेव के बारे में बहुत सारी जानकारी अब हमारे पास है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड वेव भी जो है अब आगे बढ़ेगा, किसी भी मीडियम के थ्रू वो आगे चलेगा। मतलब अब जो है वेव हमारा मोशन पे आ गया है, वो चल रहा है। इस टॉपिक को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छी तरह से समझना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने प्रीवियस क्लासेस बिल्कुल बारीकी से देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग बाकी क्लासेस को बिल्कुल अच्छी तरह से देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 4 है आज, मतलब 3 लेक्चर जो है ऑलरेडी हो चुका है। तो सारे लेक्चर्स को आपको देखने के लिए मेरे तरफ से ये एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलो तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक वेव मोशन। सबसे पहला चीज़ हम लोग देखेंगे कि वेव जो है जिस मीडियम के थ्रू जाएगा उस मीडियम में क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, ठीक है। जिस रास्ते में वेव जाएगा, जिस माध्यम के थ्रू वेव चलेगा, आगे बढ़ेगा, उस माध्यम के क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपको ये जो नदी है इसको तैर के जाना है, तो आप भी कहेंगे क्या कि देखो सबसे पहला तो पानी जो है ज़्यादा तेज़ बहना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा तेज़ बहेगा तो मैं इस पार से उस पर जाऊंगा कैसे, मुझे तो पानी बहा के ले जाएगा। तो आप लोग ये कंडीशन रख देंगे पहले। एंड पानी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो मेरा हालत जो है ख़राब हो जाएगा। पानी ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पानी ज़्यादा गंदा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इतने सारे कंडीशन कह देंगे, ओके। तो दिस आर द प्रॉपर्टीज। मान लो मैं आपको कहा कि पानी जो है, जिस पानी को पार करना है वो पानी उतना ठंडा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का रहेगा। पानी में उतना ज़्यादा धार नहीं है, मतलब स्रोत नहीं है। पानी बिल्कुल साफ़ है, गंदा नहीं है। एंड पानी में कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो कि आपको हानि पहुंचाएगा। पानी उतना ज़्यादा गहरा भी नहीं है, ओके। तो दिस आर द प्रॉपर्टीज। जिस पानी को आप लोग पार करेंगे वो एक मीडियम हो गए ना, उसके थ्रू आप पार होंगे, तो उसके प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया, फिर जाके आप पार होंगे। तो वैसे ही कोई एक वेव जो है किसी एक मीडियम के थ्रू पार होता है तो उसके भी की क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग। हेडिंग क्या डालेंगे बोलो? हेडिंग डालेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, कौन से मीडियम का? फॉर मैकेनिकल वेव प्रोपागेशन, फॉर मैकेनिकल वेव प्रोपागेशन, ठीक है। अब मैकेनिकल वेव को तो हम लोगों ने जान लिया है ऑलरेडी। एंड प्रोपागेशन का मतलब है फैलना, ठीक है। वेव जो है फैलता है, मतलब वेव प्रोपागेट हो रहा है, वेव फैल रहा है, दैट इज प्रोपागेशन। तो कोई भी एक मैकेनिकल वेव किसी भी एक मीडियम के थ्रू पार हो रहा है तो उस मीडियम के, उस माध्यम के प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो देख लो। देयर आर द, चलो यहाँ से लिखते हैं, देयर आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम
फॉर एनी क्या, फॉर एनी मैकेनिकल वेव फॉर इट्स प्रोपागेशन, फॉर एनी मैकेनिकल वेव for its propagation, for its propagation, for its propagation। तो पहला जो प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी क्या है, द मीडियम must possess inertia, the medium must possess inertia और मास। ठीक है, तो जिस मीडियम के थ्रू वेव पार होगा उस मीडियम में मास होना चाहिए या फिर इनर्शिया होना चाहिए। अब ये इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज जड़त्व, ठीक है, जिसको हम लोग जड़त्व कहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, पदार्थ का ये एक प्रॉपर्टी होता है जो कि उसके स्टेट्स को, उसके अवस्था को कंटिन्यू रखना चाहता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग बस में जाते हैं ना, बस में ट्रैवल करते हैं ना, तो बस पहले खड़ा होता है तो हम लोग बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। जब बस अचानक से चलना स्टार्ट किया तो हम लोग पीछे की तरफ झुक जाते हैं। एंड जब बस चल रहा होता है, अचानक से ब्रेक मार देता है बस, तो हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि हर एक पदार्थ में एक प्रॉपर्टी होता है मास की वजह से आता है इनर्शिया। एंड जिसका मास जितना ज़्यादा उसका इनर्शिया प्रॉपर्टी, उसका जड़त्व उतना ज़्यादा। अब ये जड़त्व करता क्या है कि कोई भी वस्तु अगर किसी एक अवस्था में है, ठीक है, चाहे वो रेस्ट में हो या फिर वो चलमान हो, मतलब वो मोशन पे हो, तो उसी अवस्था को कंटिन्यू रखना चाहता है इनर्शिया, जड़त्व। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग चलते हुए बस में अगर ब्रेक मार देता है तो हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो मोशन पे है अभी, एंड वो मोशन पे ही रखना चाहेगा उसको। तो ब्रेक मार देगा तो फिर क्या होगा कि हमारा पैर तो बस के साथ है ना, तो बस के साथ हमारा पैर भी रुक जाएगा, लेकिन पूरा जो बॉडी है वो मोशन पे ही रहना चाहेगा, इसीलिए वो आगे की तरफ हमें झुका देगा। ठीक है ना, तो जिस मीडियम के थ्रू वेव आगे बढ़ेगा उसमें इनर्शिया तो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, इनर्शिया तो ज़रूर होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, सो दैट द पार्टिकल्स कैन स्टोर मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो मीडियम में इनर्शिया या फिर मास क्यों होना चाहिए, बिकॉज जो पार्टिकल्स है वो मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर करेगा। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर करेगा, थोड़ी वक्त के लिए सही, लेकिन स्टोर करेगा, फिर वो दूसरे पार्टिकल को दे देगा, फिर वो दूसरे पार्टिकल को दे देगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं वेव जो है ना, वेव एनर्जी को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाता है, एंड इसको ले जाने में मदद कौन करेगा, पार्टिकल्स। तो इनर्शिया नहीं होगा किसी भी मीडियम में या फिर मास नहीं होगा तो वो एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके, तो ये सभी है मैकेनिकल वेव के लिए। अगर मैं बात करूँ हमारा क्या बोलो नॉन मैकेनिकल वेव, तो उसका जो मीडियम है वो तो मीडियम के बिना ही चलता है, तो उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम लोग मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं। तो मैकेनिकल वेव जिस मीडियम के थ्रू जाएगा उसमें ये होना ही चाहिए। दूसरा सेकंड प्रॉपर्टी, द मीडियम मस्ट पोजेसेस इलास्टिसिटी। द मीडियम मस्ट पोजेसेस इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी क्या है भाई, इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिक का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। स्ट्रेचेबल जींस तो पहनते हैं ना, स्ट्रेचेबल जींस हम लोग कहते हैं ना, तो स्ट्रेचेबल जींस में क्या होता है,
कि हम लोग अगर खींचेंगे तो वो लंबा हो जाएगा, फिर अगर छोड़ देंगे तो फिर वो पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इलास्टिक नेचर का। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, इलास्टिसिटी एक्चुअली एक मैटर का प्रॉपर्टी है, मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, अगर हम लोग मटेरियल में फोर्स देंगे, उसको डिफॉर्म करेंगे, डिफॉर्म मतलब उसका शेप हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो उसके अंदर क्या होता है, एक स्ट्रेस डेवलप होता है, एक तरह का फोर्स जो है डेवलप होता है जो उसको पहले जैसा बनाना चाहता है। मतलब हम लोग उसको बिगाड़ना चाहते हैं एंड उसके अंदर एक ऐसा फोर्स डेवलप होता है जो कि उसको फिर से आगे की अवस्था में ले जाना चाहता है, मतलब पहले जैसा वो बनना चाहता है। ओके, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। एंड मीडियम में इलास्टिसिटी होना चाहिए। ठीक है, इलास्टिसिटी होना चाहिए, क्योंकि जब वेव जाएगा ना, जब वेव जो जाएगा ना, मीडियम के पार्टिकल को वो डिफॉर्म कर देगा। ठीक है, मीडियम के पार्टिकल को क्या कर देगा, बोलो डिफॉर्म कर देगा। तो मीडियम अपने आप तो उसको ठीक करना चाहेगा ना। ठीक है, तो इलास्टिसिटी उसमें चाहिए तभी वो कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ओके, चलो, तो ये आपको याद रखना है। एंड तीसरा, देयर शुड मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स, देयर शुड मिनिमम, there should minimum frictional force between the particles, between the medium। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है भाई, जो मीडियम है, मीडियम के पार्टिकल्स के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मिनिमम होना चाहिए। अब फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। ठीक है, घर्षण बोले तो घिस जाना। तो मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अब पार्टिकल्स क्या करेगा, जब मूव करेगा ना, पार्टिकल मूव करेगा ना, तो एक दूसरे को घिस के वो मूव करेगा। एंड ये घिस रहा है तो वहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा। अब जितना ज़्यादा घिसेगा उतना ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, अब घिसने से एनर्जी का लॉस कैसे होता है, ये अगर आप पूछेंगे, ये अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ। ठीक है, जब देखो, जब प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये दोनों हाथ है। ठीक है, हाथ का ये हमारा सरफेस है, तो ये हाथ, मैं नमस्कार नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो, जैसे जब हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे, ठीक है, बिल्कुल लाइटली करेंगे, हाथ को ऐसे हल्के छोड़ के, मतलब उतना प्रेशर नहीं देंगे, बस ऐसे ऐसे करेंगे, तो इसका मतलब है फ्रिक्शन कम हो रहा है, फ्रिक्शन जो है कम है यहाँ पे। ओके, अब पूरा प्रेशर दो, यहाँ पे प्रेशर दो, बहुत ज़्यादा टाइट करके इसको होल्ड करो एंड ऐसे ऐसे करो, थोड़ी देर करो, ये हाथ जो है हमारा गर्म हो जाएगा भैया। अब गर्म क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा घिस रहा है ये, ठीक है, ज़्यादा दबाव के साथ ये घिस रहा है, तो यहाँ पे हीट जो है जनरेट हो रहा है। अब हीट कहाँ से आ रहा है, आप बोलेंगे हीट कहाँ से आ रहा है, तो हीट क्या है, एक एनर्जी है। तो हम लोग लगा रहे हैं क्या, मैकेनिकल एनर्जी, हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, हम लोग मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट होके वो हीट में प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी मीडियम के थ्रू अगर वेव जाता है तो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अगर ज़्यादा घिसेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा ना। अब हीट प्रोड्यूस होने का मतलब हीट को तो हम लोग इजीली काम पे नहीं लगा सकते, तो एनर्जी का हो गया लॉस भैया। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वेव जो है एनर्जी ले जाता है। अब एनर्जी अगर रास्ते में पार्टिकल्स के बीच में अगर घिसते घिसते वो ख़त्म हो जाए तो उस पार क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि पार्टिकल्स के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, बिल्कुल मिनिमम, नेग्लिजिबल अमाउंट का, मतलब एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए। सीधी बात यही है कि एनर्जी जितना लॉस कम होगा, एनर्जी का लॉस जितना कम होगा उतना ही वो मीडियम परफेक्ट है वेव को प्रोपागेट करने के लिए। ओके, तो दिस आर द 3 प्रॉपर्टीज दैट मस्ट हैव, मतलब ये तीनों प्रॉपर्टी मीडियम में ज़रूर 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 होना चाहिए, तभी जाके उस मीडियम के थ्रू वेव जो है अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएगा। ओके, अगर ये चीज़ें
इग्नोर हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें नेगलेक्ट हो जाता है, अवॉइड कर देते हैं, तो उस मीडियम के थ्रू वो उतने अच्छी तरह से जा नहीं पाएगा। चलो, तो ये आप लोग फटाफट से लिख लो। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन, क्योंकि हम लोग वेव को चलाना स्टार्ट कर दिए हैं। वेव जो है अब प्रोग्रेसिव वेव में कन्वर्ट हो गया है, वेव जो है अभी चल रहा है, तो वेव के मोशन के बारे में आगे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वेव मोशन देखेंगे कि वेव मोशन में क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, वेव मोशन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। चलो, तो फिर हेडिंग लगा लो फटाफट से। हेडिंग क्या लगाओगे? प्रॉपर्टीज ऑफ वेव मोशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन। प्रॉपर्टीज के जगह पे अगर कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन। अब ये सी है, ठीक है, CARACTERSTICS, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। अच्छा, इधर लिख नहीं रहा है भैया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, पता नहीं क्या हुआ। कोई भी मार्कर नहीं लिख रहा है यहाँ पे, रुको जस्ट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन, दिस इज आवर हेडिंग। ठीक है, तो बिल्कुल एक से स्टार्ट करेंगे, एक नंबर से। वेव मोशन पोजेसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, इस बात को लिख लो, इस बात को लिख लो। वेव मोशन पोजेसेस, वेव मोशन पोजेसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये सभी कैरेक्टरिस्टिक जो नीचे लिखने वाले हैं वो वेव मोशन में रहता है। फर्स्ट वन, इन वेव मोशन, डिस्टर्बेंस, जो हम लोगों ने क्रिएट किए, मतलब जो एनर्जी दिए हैं, दिस इज डिस्टर्बेंस। हम लोगों ने पहला जो लेक्चर था वहाँ पे डिस्कस किया था कि पानी बिल्कुल, तालाब का जो पानी है वो बिल्कुल शांत है। हम लोगों ने बाहर से जो है पत्थर फेंका था एनर्जी के साथ, तो उस पत्थर के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी जा रहा था, एंड वो पानी में क्या क्रिएट करता है? डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, मतलब पानी को एनर्जी देता है, पानी डिस्टर्ब हो जाता है, एंड वही डिस्टर्बेंस जो है, वही जो एनर्जी है, वेव चारों तरफ फैला देता है, मतलब वेव उसको ले जाता है दूसरी जगह पे। ओके, तो इन वेव मोशन डिस्टर्बेंस travels through the medium, क्या वो डिस्टर्बेंस मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक ऑसिलेशन। ड्यू टू किस वजह से? ड्यू टू रिपीटेटिव पीरियोडिक oscillations
oscillations, due to periodic oscillation of the particle of the medium, of the particle of the medium about their mean पोजीशन। ठीक है, तो हम लोगों ने जो वेव का जो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया था, ठीक है ना, ऐसे जो ड्रॉ किया था हम लोगों ने, दिस इज द मीन पोजीशन, ये जो लाइन दिख रहा है दिस इज मीन पोजीशन, एंड ये जो पार्टिकल्स है ये ऊपर नीचे जाता है, मतलब वो इस लाइन के दो साइड में ऑसिलेट करता है, ऐसे वाइब्रेट करता है, ऊपर नीचे ऐसे करता है। ठीक है, एंड इसी के थ्रू, इसी के वजह से जो एनर्जी है या फिर जो डिस्टर्बेंस है वो आगे चला जाता है। ठीक है, वो आगे चला जाता है, किसके लिए? मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो ऑसिलेट करता है पेरियोडिकली। इस बात को ध्यान रखिएगा, पेरियोडिकली का मतलब है एक निर्दिष्ट टाइम के अंतराल। ठीक है, एक निर्दिष्ट समय के बाद वो अपना मोशन को ऐसे रिपीट कर रहा है। ठीक है, ऐसे रिपीट कर रहा है। आपको तो वो वाला डायलॉग याद होगा ना, पेन की नीब से लेके पेंड की जीभ तक मशीन है। ठीक है, 1 सेकंड में अप 1 सेकंड में डाउन, तो वैसा ही होता है यहाँ पे कि 1 सेकंड में अप 1 सेकंड में डाउन, लेकिन टाइम जो है वो और भी छोटा हो सकता है और भी कम हो सकता है, लेकिन वो अप डाउन करेगा रिपीटेडली पीरियोडिकली। ठीक है, जितने टाइम में वो ऊपर जाएगा उतने टाइम में वो नीचे आएगा, टाइम का कोई भी हेरफेर नहीं होगा। तो पहला प्रॉपर्टी ये हो गया भाई, पहला प्रॉपर्टी ये हो गया, मतलब पहला कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देख लो, अभी दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कह रहा है एनर्जी एंड मोमेंटम आर ट्रांसफर्ड, एनर्जी एंड मोमेंटम आर transferred, energy and momentum are transferred from one point to another point, from one point to another point, from one point to another point without any actual transfer of the point। अच्छा, another point without any transfer of the particles of the medium। ठीक है, मतलब एनर्जी जो है, मोमेंटम जो है वो ट्रांसफर हो जाता है भैया, लेकिन मीडियम के पार्टिकल वही का वही रहता है। ठीक है, मीडियम का पार्टिकल हिल सकता है, ऑसिलेट कर सकता है, वो ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट कर सकता है, लेकिन वो कहीं पे नहीं जाता, उसी जगह पे रहता है। ठीक है, अगर पूरा एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाएगा फिर वो पार्टिकल देखोगे कि आखिर में वही जाके गिर गया है पार्टिकल। ठीक है, वही जाके रह गया है। जैसे कि हम लोगों ने रस्सी के केस में देखा था, रस्सी में हम लोगों ने क्या बात दिए थे, एक गीट बात दिए थे। ठीक है, फिर उसको हम लोग ऐसे ऐसे किए थे, तो वेव जो है वो तो आगे जा रहा था, लेकिन जो गीट है, रस्सी में जो गीट था वो तो वहीं पे था ना, वो तो वहीं पे था। मतलब पार्टिकल्स ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र होते हैं वेव के थ्रू। तो यही बात जो है यहाँ पे बताया गया है भाई। ठीक है, तीसरा देयर इज अ रेगुलर फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। देयर इज अ रेगुलर phase difference of the particles of the medium। ठीक है, there is a regular phase difference of the particles of the medium। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इच, हर एक जो पार्टिकल है, बिकॉज इच पार्टिकल्स रिसीव द एनर्जी आफ्टर अ instant of time, then
द प्रीवियस पार्टिकल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो अब देखो कि मैं यहाँ पे ऐसे कुछ पार्टिकल्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस आर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, ये मीडियम के कुछ पार्टिकल्स है भैया, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके पार्टिकल्स है। तो एनर्जी हम लोगों ने यहाँ पे छोड़े हैं, यहाँ पे क्रिएट किए हैं। तो सबसे पहले एनर्जी को रिसीव कौन करेगा भैया, जो पहले नज़दीक है। ठीक है, पहला ये एनर्जी को पहले रिसीव किया, थोड़ी देर बाद जो है ये दूसरा रिसीव करेगा, मतलब सेकंड वाला, फिर थोड़ी देर बाद तीसरा करेगा। ठीक है, फिर उसके थोड़ी देर बाद चौथा करेगा, फिर पांचवा, फिर छठा, सातवां। ठीक है, तो ऐसे करके जो है धीरे धीरे पार्टिकल्स एनर्जी को रिसीव करेगा। लेकिन कोई भी एक पार्टिकल को ले लो तो वो उसके आगे वाले पार्टिकल के थोड़ी देर बाद ही तो रिसीव करता है ना। पहले वाला पहले लेता है, पीछे वाला पीछे लेता है, तो इसके बीच में जो गैप है, दिस इज अ फेज डिफरेंस। ठीक है, ये दूसरी अवस्था में रहेगा, ये दूसरी अवस्था में रहेगा। अब जो आगे एनर्जी को रिसीव किया है, जो पार्टिकल, मतलब मान लो मैं एक पार्टिकल हूँ, मेरे पीछे आप खड़े हैं, आगे कोई और खड़ा है, तो आगे वाले बंदा पहले लेगा एनर्जी को। तो एनर्जी को लेके वो तो एक्साइटेड हो जाएगा ना, वो तो चलना स्टार्ट कर देगा, वो तो हिलना स्टार्ट कर देगा। तो मान लो कि वो हिल के थोड़ा इधर चला गया है, लेकिन मैं तो वहीं पे खड़ा हूँ ना। मैं अब एनर्जी को लूँगा, फिर मैं इधर जाऊँगा, तो वो तो मेरे से आगे ही क्या हो गया है, अपना पोजीशन तो चेंज कर चुका है ना। तो मैं उसके पीछे हूँ ना। अब मेरे एनर्जी रिसीव करने के बाद जो पीछे वाला है वो एनर्जी को रिसीव करेगा, वो और भी पीछे रहेगा। तो तीनों के पोजीशन में डिफरेंस तो होगा ना। पहले वाले आगे जाएगा, फिर मैं रहूँगा, फिर पीछे वाले पीछे रहेगा। तो इन सभी के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो एकदम रेगुलर रहेगा। रेगुलर का मतलब सेम तरह का डिफरेंस। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हर एक पार्टिकल 1 सेकंड बाद जो है ले रहा है, मतलब यहाँ पे ये सबसे पहले लिया, 1 सेकंड बाद दूसरा, फिर 1 सेकंड बाद तीसरा, फिर 1 सेकंड बाद चौथा, फिर 1 सेकंड बाद पाँचवा। तो इसके बीच में जो फेज का डिफरेंस होगा सब के बीच में, वो सेम तरह का होगा। इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर फेज डिफरेंस। ओके, तो समझ में आया कंसेप्ट, क्यों रेगुलर फेज डिफरेंस क्यों होगा? क्योंकि सब जो पार्टिकल है वो थोड़ी देर बाद लेता है ना। थोड़ी देर बाद प्रीवियस वाले, मतलब आगे वाला पहले लेता है एनर्जी, थोड़ी देर बाद वो लेता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर पीछे वाला लेगा, फिर थोड़ी देर बाद उसके पीछे वाला लेगा। तो इसीलिए एक फेज डिफरेंस बन जाता है रेगुलर, सेम तरह का फेज डिफरेंस। ओके, चलो, तो फिर ये हो गया हमारा तीसरा। अब चौथे पे चले आते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो मैं सिर्फ मेन बातों को जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब जितना भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे, आप भी थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, कल्पना की दुनिया में थोड़ा सा जाइए एंड वहाँ पे चीज़ों को इमेजिन कीजिए कि ऐसे ऐसे पार्टिकल से ऐसे ऐसे वेव जा रहा है। जस्ट इमेजिन। ठीक है, जितना इमेजिन करोगे उतना ही ये जो है ना दिमाग जो है ना वो उतना ही बढ़ेगा। ओके, तो साइंस में इमेजिन करना क्या मतलब, दिमाग को तेज करना। अब उल्टा पुल्टा इमेजिन मत करो कि अभी आप लोग जो है करोड़पति बन गए तो कैसे खर्चा करेंगे, अभी आप लोग पॉपुलर बन गए मतलब सेलिब्रिटी बन गए, अभी एक दिन में सेलिब्रिटी हो गए, 1 करोड़ का लॉटरी लग गया। तो ऐसे इमेजिनेशन मत कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए पॉजिटिव तरीके से, ताकि आप कुछ सीख पाए। ठीक है, ताकि आप कुछ सीख पाए। उल्टी पुल्टी इमेजिनेशन में बर्बाद हो जाएंगे फिर। चौथा क्या है, द वेलोसिटी विद व्हिच वेव ट्रैवल्स इज डिफरेंट फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। अच्छा, कह रहा है द वेलोसिटी of wave is different with the velocity of the particles with which they vibrate, they oscillate।
ठीक है। अब इसका मतलब क्या है भैया कि जो वेव है, वेव तो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो किसी टाइम पे वो कितना डिस्टेंस तो जाएगा ना, थोड़ी वक्त वो आगे चलता जाएगा, मतलब वो एक टाइम के बाद डिस्टेंस को बढ़ा रहा है। 1 सेकंड में जितना जाएगा 2 सेकंड में डेफिनेटली आगे जाएगा, 4 सेकंड में और भी आगे जाएगा, तो उसका एक वेलोसिटी रहेगा। वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, वेव वेलोसिटी देखा था, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव बाय टाइम टेकन, कितना टाइम में कितना डिस्टेंस वेव जो है ट्रैवल कर चुका है, तो उसका जो वेलोसिटी है तो उसको वेलोसिटी मान लेते हैं VW, ठीक है। एंड पार्टिकल्स भी तो मूव कर रहा है ना, पार्टिकल तो भी ऐसे ऐसे कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, तो पार्टिकल का भी तो एक वेलोसिटी होगा ना ऊपर नीचे करने का, तो उसका वेलोसिटी मान लेते हैं VP, VW फॉर वेलोसिटी ऑफ वेव मोशन एंड VP मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ विच दे ऑसिलेट्स। तो ये दोनों डिफरेंट होगा भैया, नॉट इक्वल टू, दिस आर नॉट इक्वल टू, दे डिफरेंट होगा। वेव अपने स्पीड रहेगा, वेव का अपना एक वेलोसिटी रहेगा जिस वेलोसिटी के साथ वो आगे बढ़ रहा है, पार्टिकल्स अपना एक अलग वेलोसिटी से वाइब्रेट करता रहेगा, तो ये दोनों अलग होने वाले हैं। ओके चलो, तो ये दोनों जो है अलग रहता है। अब चलो नेक्स्ट में पांचवें नंबर कह रहा है फॉर ए गिवन मीडियम द वेलोसिटी ऑफ द वेव मोशन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। चलो, फॉर अ गिवन मीडियम द वेलोसिटी ऑफ wave is remain constant, but the velocity of particles changes continuously। ठीक है। अब किसी भी एक मीडियम ले लिए, कोई भी एक मीडियम ले लो जिसके थ्रू वेव जो है आगे बढ़ रहा है, ठीक है, कोई भी एक मीडियम ले लो जिसके थ्रू वेव आगे बढ़ रहा है, तो वेव जो है अपना वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेगा, मतलब वेलोसिटी को वो चेंज नहीं करेगा, जितने वेलोसिटी के साथ वो आगे बढ़ रहा है वही वेलोसिटी को वो कांस्टेंट रखेगा। लेकिन जो पार्टिकल्स है वो अपना वेलोसिटी चेंज करेगा भैया। कैसे? अब देखो, पार्टिकल्स जब ऊपर चला जाएगा मैक्सिमम हाइट में, ठीक है, मैक्सिमम ऊपर चला जाएगा तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, जितना नीचे आएगा वो उतना वेलोसिटी बढ़ेगा। सबसे मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा? मीन पोजीशन पे, मतलब ये है मीन पोजीशन, दिस इज आवर वेव, ठीक है। तो पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ से वो ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका वेलोसिटी कमता रहेगा एंड आखिर में जाके उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, वो थम जाता है। फिर उसके बाद रिटर्न आता है नीचे, तो धीरे धीरे उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा कहाँ पे? यहाँ पे, एंड इसके नीचे जब आने लगेगा तो उसका वेलोसिटी कम लगेगा एंड आखिर में मैक्सिमम पे आके वो उसका वेलोसिटी जो है 0 हो जाएगा। फिर वो जब ऊपर की तरफ जाएगा वेलोसिटी बढ़ने लगेगा, मतलब वेलोसिटी अप एंड डाउन कर रहा है, वेलोसिटी 0 टू मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। एंड ये कंटिन्यूअसली हो रहा है, पेरियोडिकली हो रहा है, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली हो रहा है, पेरियोडिकली हो रहा है। तो जब ये ऊपर नीचे क्या कर रहा है? पेरियोडिकली कर रहा है ना, तो वेलोसिटी इसका पेरियोडिकली ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, कम रहा है। तो यही बात जो है 5वें नंबर पे कहा गया है, ठीक है। चलो, अब छठी बात जो है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। छठी बात बहुत ही नॉर्मल सी बात है ये, ठीक है, इतनी बार हम लोग बहुत बार जो है डिस्कस कर लिए इसको, फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ छठी बात, द velocity of the particles is maximum at the mean position, ठीक है। जो मीन लाइन हम लोग अब तक देख रहे थे उसी लाइन पे वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम है, जैसे कि हम लोगों ने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया पिक्चर में, ठीक है। जब मैक्सिमम हाइट में चला जाता है तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, फिर नीचे धीरे धीरे नीचे आता है, तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है या फिर मीन पोजीशन है उसमें वेलोसिटी ज़्यादा रहता है, ठीक है। एंड फिर से नीचे जाएगा तो वो धीरे धीरे कमता रहेगा एंड आखिर में जाके उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो वही बात यहाँ पे कहा गया है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम रहता है, कहाँ पे, एंड वेलोसिटी इज 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम का मतलब सबसे लास्ट पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन में ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो कि होता है। ओके, तो अच्छी तरह से सारे कैरेक्टरिस्टिक को आप लोग पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, क्या बताया मैंने, क्या कहा मैंने, एंड क्या क्या है इसके तात्पर्य, ठीक है। तो सभी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली दिमाग में घुस जाना चाहिए। अगर नहीं घुसेगा तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्लास को फिर से दोबारा देखिए, अच्छी तरह से देखिए, पढ़िए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। एंड मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सारे जो बातें हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल तरीके से डिस्कस किए हैं, ठीक है, सिंपल तरीके से डिस्कस किए हैं, सभी चीज़ें घुस जाना चाहिए। ओके दोस्तों, चलो तो इस क्लास को जो है हम लोग यहीं पे करते हैं एंड, एंड नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव के साथ। मतलब इसके नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 5, उसमें हम लोग बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन या फिर जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ओके दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।